So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target. This is chapter number 9 for the class 8 Disaster and Management Maharashtra State Board. You can follow me in this Instagram ID and you can join this Telegram group for the notes. हाँ तो गाइस हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो अर्थक्वेक होती है वो वो क्या है। ओके, उसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन कौन सी है। ओके, और हमने जो अर्थक्वेक होती है उसकी मेजरमेंट के लिए कौन कौन से डिवाइस कौन सा जो अपना वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल सेमनोमीटर थे उनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी किए, है ना। तो देखो, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है और जब अर्थक्वेक आता है तो उसका हमारे इन्वायरमेंट में कौन सा इफेक्ट होता है, एज वेल एज जब अर्थक्वेक आती है तब हमें कौन सी प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, तो देखो, जो अर्थक्वेक कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक होती है उसकी रीजन कौन कौन से होती है। तो देखो, फर्स्ट दिया हुआ है वोल्केनिक इरप्शन, सेकंड इज स्ट्रेस ऑफ द बिग डैम ऑन द अर्थ, थर्ड इज मीनिंग, फोर्थ इज अनग्राउंड एटॉमिक टेस्टेस, फिफ्थ इज वाटर percolate through the crack of the earth due to the tremendous heat. The water converted into the stream. The stream form tries to come out from the lucid earth surface causing the earthquake. तो ओके, तो देखो गाइस, जो अर्थक्वेक आती है तो आपके हमारे जो टेक्स्ट बुक में है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसमें 5 मोस्टली रीजन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है वोल्केनिक इरप्शन। आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तब कौन कौन से इवेंट होती है। तो देखो, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि अर्थक्वेक आए, बिकॉज वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, ये बहुत बड़ी डेंजरस इवेंट होती है ना, हमारे अर्थ में आकर होती है। उसमें बहुत प्रकार के जो डेंजरस सब्सटेंसेस अपने अर्थ से निकलते हैं, है ना। तो आपको पता है ना इसके बारे में। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि अपना अर्थक्वेक आ जाए। ओके, तो सेकंड दिया हुआ है स्ट्रेस ऑफ द डैम बिग ऑन द अर्थ। जो अपने अर्थ पर जो बड़े बड़े डैम होती है उसका जब अपने अर्थ पर स्ट्रेस पड़ जाता है उसकी वजह से भी मोस्टली अर्थक्वेक आती है। तो थर्ड देखो, थर्ड दिया हुआ है मीनिंग। क्या दिया हुआ है? मीनिंग। जब मीनिंग, आपको पता है ना मीनिंग मतलब क्या होता है, जो खोद काम करते हैं उसको, ओके, अपने लैंग्वेज में उसे खोद काम करते हैं। तो जब देखो जो बहुत सारे कोल हो गया, अपना क्या हुआ, अपना कोल हो गया, राकेल हो गया, एज वेल एज पेट्रोल हो गया, डीजल। ओके, ये जो भी कुछ कोल है, रॉकेल हो गया, पेट्रोल हो गया, और जो अपना डीजल हो गया, इस तरह के जो कुछ मिनरल्स होते हैं हम अपने अर्थ से निकालते हैं, है ना। तब वहाँ पर खोद काम किया जाता है। तो इसकी वजह से भी जब ज़्यादा खोद काम हो जाता है तब अपनी अर्थ वीक हो जाती है और उसकी वजह से भी मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि अर्थ वीक आ जाए। ओके, तो आपने समझ में, जब माइनिंग होती है तब ज़्यादा प्रमाण में माइनिंग होगी तो ज़्यादा तो अपनी अर्थ है ना, वो वीक हो जाएगी। इसी की वजह से अर्थ वीक आने की पॉसिबिलिटी होती है। यू आर अंडरस्टैंड? ओके, तो अपना फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट्स। तो बोलोगे आपकी ये अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट क्या होती है। तो देखो गाइस, अपने इंडिया में बहुत सारे जगह, हाँ कह सकते हैं कि बहुत सारे जगह है जहाँ पर बहुत सारे स्टेट है अपने इंडिया में जहाँ पर एटॉमिक टेस्ट की जाती है। तो आप बोलोगे कि ये एटॉमिक टेस्ट क्यों यूज की जाती है। तो देखो गाइस, जो एटॉमिक टेस्ट होती है ना,
उससे बहुत सारे स्टेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो कुछ उसमें से भी एक अपना सोर्स है एटॉमिक टेस्ट। ओके, तो एटॉमिक टेस्ट में एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, तो मैं बता देती हूँ कि जब एटॉमिक टेस्ट होती है तब ये तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत डेंजरस है। बहुत मतलब बहुत, इसको हमारे अर्थ है ना, देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। देखो ये अपनी अर्थ है ना, अपनी अर्थ है ना, उसके अंदर ये टेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इस तरह के कुछ बम्बार्डमेंट होता है। देखो अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो आपको मुझे पता है कि आपको आप बोलोगे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, हाँ ना। तो आपके लिए ये वर्ड नया है, बट याद रखो फिलहाल के लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जब उसका एक दूसरे पर बम्बार्डमेंट होता है तब बहुत बहुत सारा मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो बहुत क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जब एक दूसरे से बम्बार्डमेंट किया जाता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, एक से ज़्यादा बहुत सारे मतलब तो ये बताओ कि आप बोलोगे कि ये इवेंट इतनी डेंजरस क्यों होती है ना। तो देखो गाइस, इसका मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जब एक दूसरे पर बम्बार्डमेंट उनका एक दूसरे पर, देखो ये हो गया और एक इस तरह से एक दूसरे टकराएंगे, तो इस तरह से देखो जो ये रेज निकल रही है, आपको दिखाई दे रहा है ये रेज, ये देखो इसके कांटेक्ट में एनी ह्यूमन बींग्स और एनी एनिमल्स, मतलब एनी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होता है, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। मतलब उसमें कोई कोई ना कोई डिसेबिलिटी तो आती ही। मतलब देखो आपने सुना है क्या, जब अपने वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय क्या हुआ था, जो अपना अमेरिका कंट्री है उसने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा इन सिटी में अपने जो एटॉमिक बम होते उनको डाला था। तो आपने सुना ही होगा कि जो अभी भी जो हिरोशिमा और नागासाकी सिटी है उनमें अभी भी उसमें जो कुछ भी ह्यूमन बींग्स है उनमें जो डिसेबिलिटी पाई जाती है, अभी भी कुछ जनरेशन अभी भी उसका वो अभी भी उसका असर वहाँ पर है। अभी भी वहाँ पर के लोग अपंगत्व ऐसे कुछ ना कुछ तो उसमें डिसेबिलिटी दिखाई देती। तो देखो ये जो देखो फर्स्ट हाल देखो कि जो एटॉमिक टेस्ट होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखो, वो बहुत डेंजर होती है। क्या होती है, देखो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट हाल वो तो बहुत डेंजर होती है। ओके, वो डेंजर होती है। फर्स्ट लेयर वो बहुत डेंजर होती है। सेकंड इज वो ऐसी जगह पर की जाती है कि जहाँ कोई भी नहीं रहता, कि जहाँ पर कोई भी प्लांट मतलब फॉरेस्ट रह सकता है, पर जहाँ पर कोई भी मतलब ऐसी ह्यूमन बस्ती नहीं है, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन भी नहीं रहता, उस जगह पर ऐसी टेस्ट की जाती है अपनी एटॉमिक टेस्ट। ओके, तो एटॉमिक टेस्ट में आपको पता है कि एटॉमिक टेस्ट में है एक दूसरे पर, जो मैंने अभी ही बताया ना कि जो अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उनका एक दूसरे पर बम्बार्डमेंट किया जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो देखो ये बहुत फर्स्ट ये तो बहुत डेंजर होती है ना। और एक दूसरे से जब अपने जो अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक दूसरे से टकराते हैं तब ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होती है, बट इसके एक रे जो एक किरण होता है वो एनी ह्यूमन बीइंग के ऊपर पड़ जाए तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, डिस्ट्रॉय होती है। और इससे जो गार्बेज निकलता है, जो कचरा निकलता है, वो भी डिकम्पोज नहीं होता। ओके, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि जो अपनी प्लास्टिक वगैरह होती है वो कभी अपनी जो सॉइल है उसमें डिकम्पोज नहीं होती है, हाँ ना, और वो भी हार्मफुल होती है। इसी वजह से इसी तरह से जो अपने जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब एटॉमिक टेस्ट होती है, उसमें जो गार्बेज निकाला जाता है वो भी वो डेंजर होता है।
ओके। तो देखो ये जब इवेंट होती है तो मैंने आपको इसीलिए सब कुछ बताया कि जो आपको लगेगा कि ये एटॉमिक टेस्ट क्या होती है ना, आप पूछोगे कि बिकॉज मुझे पता है कि आपके लिए इन वर्ड नहीं आए। ओके, तो मैंने आपकी कंसेप्ट क्लियर की है ना। जो एटॉमिक टेस्ट होती है वो क्यों यूज की जाती है, उसके कौन कौन सी इफेक्ट होती है, वो कहाँ पर यूज किया जाता है। यू आर अंडरस्टैंड? ओके, आपको सब कुछ समझ में आया। आई होप कि मुझे पता है आपको समझ में आएगा। ओके, तो एटॉमिक टेस्ट होती है ना, तो भाई मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि अपनी अर्थ की जाए, बिकॉज वो अर्थ में की जाती है ना, अर्थ के अंदर की जाती है ना। तो देखो आपको समझ में, तो देखो आप अपना फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। अपना क्या देखेंगे हम? फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। वाटर प्रोकेलेट थ्रू द क्रैक ऑफ द अर्थ। देखो तो मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट वाला तो देखो, जब देखो मैं क्या बोल रही थी, तो देखो यहाँ पर जो अपनी अर्थ है ना, ये अपनी सपोज समझो कि अर्थ है। तो अर्थ है तो उसमें कुछ ना कुछ क्रैक होती है। अपनी अर्थ है उसमें कुछ क्रैक है ना। इस तरह से कुछ क्रैक होती है अपने अर्थ में। तो कुछ बड़ी बड़ी होती है और कुछ छोटी होती है। तो कोई नहीं, ऐसे नहीं कि जो हमारे घर पे कुछ कभी कभी हाँ विलेज में हम जाते हैं तो जो खेत में वगैरह क्रैक पड़ती है, वो नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हमारे अर्थ पर क्रैक होती है। ओके, तो क्या होता है, तो जब रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन आता है ना, देखो जब रेनी सीजन आता है तो इस तरह से अपना जो पानी होता है, जो अपना बारिश का पानी होता है, इस क्रैक में सचा जाता है। ओके, और ये इस तरह से, और जब अपना जब अपना बारिश का मतलब समर सीजन आता है, जो अपना उनाला होता है, वो जब आता है, तब ये जो पानी है जो या इस क्रैक में गया हुआ है, सचा हुआ है, वो कुछ दिनों के बाद जब अपना समर सीजन आता है, वो उसका कन्वर्टेड किस में होता है? भाप में। हम उसे कहेंगे स्टीम में उसका कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो क्या होता है, ये इस तरह से पाजरता मतलब आपके लिए टेक्स्ट बुक में जो परकलेट वर्ड यूज किया है उसे पाजरता कहते हैं। ओके, इस तरह से पाजरता जाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं जाता। ओके, बट वो नहीं जाता, उसको वो मार्ग नहीं मिलता है, तो वो कैसे जाएगा, है ना। एब्सोल्युटली करेक्ट है कि उसको मार्ग ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे प्रोग्रेस हो जाएगा। देखो आप स्टूडेंट हो और ओके, और आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, तो आप कैसे अपने ड्रीम तक पहुँचोगे, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे मैंने आपको इसीलिए समझाया कि आपको अच्छी तरह से समझ में है। तो देखो इस तरह से ही जो अपनी ये क्रैक है, और इसमें जो अपना बारिश का पानी है उसमें सजा हुआ है, बट उसको पाजरने के लिए कुछ मार्ग ही नहीं मिल रहा है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा, है ना। वही इसीलिए वो क्या करता है, जो इसमें सजा हुआ पानी, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट उसे वही नहीं मिलता है बाहर निकलने के लिए और पाजरने के लिए। तब समय तब ऐसे समय वो क्या करता है, तो ऐसे समय मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि अर्थक्वेक आ जाए। ओके, आपको समझ में आया फिफ्थ पॉइंट? हाँ, तो आपको जो अपने टेक्स्ट बुक में 5 मेन पॉइंट दिए हुए कि अर्थक्वेक कौन कौन सी रीजन से होता है, मतलब उसके कारण, उसके बिहाइंड कौन से कारण है, तो आपको समझ में है। हाँ, तो मैं आपको फर्स्ट रिवाइज कर देती हूँ फटाफट जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट है अपना वोल्केनिक इरप्शन। जब क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तब मोस्टली अपनी पॉसिबिलिटी होती है कि अर्थक्वेक आ जाए। सेकंड होता है जो अपने अर्थ पर जो बड़े बड़े डैम होते हैं, उसका प्रेशर जब अपने अर्थ पर पड़ता है, तब मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि अर्थक्वेक आ जाए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। थर्ड जो अपना है माइनिंग, जो माइनिंग की जाती है, ज़्यादा खोदकाम किया जाता है, ज़्यादा मतलब अर्थ से जो मिनरल वगैरह निकाला जाता है, इसकी वजह से जो अपनी अर्थ है वो वीक हो जाती है, डे टू डे वीक हो जाती है, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है। फोर्थ है ऑन ग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, जो अपनी मैंने आपको बताया है ना, बहुत अच्छी तरह से बताया है, और आपको आई होप कि आपको वो कंसेप्ट आपके नसों में, आपका जो ब्रेन है उसमें जो नस होती है उसमें फिट हुई होंगी, है ना, हुई है ना। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो इजीली। ओके, तो हमने फोर्थ पॉइंट देखा है ऑन ग्राउंड एटॉमिक टेस्ट्स। ओके, ऑन ग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, सॉरी फॉर वाइज इसके लिए। तो देखो फिफ्थ दिया हुआ है जो अपनी जो स्ट्रीम वगैरह होती है, वो जो अपनी क्रैक होती है अर्थ पर,
और जब उसमें पानी सचा जाता है समर सीजन में, और जब अपना धुपकाला लगता है, समर सीजन लगता है, तब वो जो पानी होता है वो जाने का रास्ता ढूंढता है, बट उसे नहीं मिलता। इसकी वजह से भी अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, तो आपके पांचों डाउट क्लियर हो गए, आपकी रिवीजन भी हो गई। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, यू आर एनी डाउट related to this topic, then you can ask me in the comment section. ओके, तो चलो चलते हैं कि जब अर्थक्वेक आज आती है तब अपने जो अर्थ है उस पर कौन से इफेक्ट होते हैं, हम ह्यूमन बींग से हम पर कौन से इफेक्ट होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ओके, तो देखो, इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, लॉस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स, economic loss at the large scales, electric poles, pipelines, houses, damage buildings, roads, railway crack or the destroy. Third is economic destruction, ecosystem destruction due to the loss of the biodiversity. Fifth is direction of the flow of the rivers stream changes. Fifth is possibility of the fire in the cities increases. Sixth is if there is an earthquake at the bottom of the ocean, it may be the create the tsunami wave and thereby the large scale destruction of the coastal region. 7 is level of the water table changes. ओके, तो मैंने आपको रेट करके दिखाया है। तो देखो, तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट जो इफेक्ट है वो है लॉस ऑफ द ह्यूमन बींग, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स। तो देखो, आप बोलोगे कि मैम जब अर्थक्वेक आ जाए तो ह्यूमन बींग का कैसे लॉस होता है ना। आपके मन में ये डाउट तो होगा ही, मुझे पता है। और एनिमल में भी कौन सा असर होता है? तो चलो देखो, यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है वो किस तरह से लॉस हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर अपनी हुई है, यहाँ पर हम है। ओके, ये अपना घर है, इस तरह से हमारे घर की छत बिल्डिंग है। देखो, ये अपने घर की बिल्डिंग है। जब अर्थक्वेक आ जाएगी तो इस तरह से अपनी जो अर्थ है हिलने लगेगी। अपनी क्या अर्थ है वो इस तरह से हिलने लगेगी। तो मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि अपनी ये जो बिल्डिंग है, जब अर्थक्वेक का जब जो अटैक होता है, जो झटका होता है, जो वो बहुत तीव्र रहेगा, मतलब बहुत उसकी जो क्वांटिटी होगी बहुत हाई होंगी, तब पॉसिबिलिटी होती है कि वो इस तरह से गिर जाए। और जब ये अर्थक्वेक पर गिरेगा, ओके, जो अब ये जो बिल्डिंग है हम पर गिरेगी, तो क्या हम ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं ना, हम भी, हमारी बॉडी है वो पूरी इसमें चकनाचूर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स उनका भी लॉस होता है। जो जंगल में देखो, जो जंगल में एनिमल्स होते हैं, देखो ये एक बड़ा सा ट्री है, ये बड़ा सा ट्री है, और एक देखो कोई भी लायन वगैरह हो गया, कोई भी एक एनिमल है। ओके, जब ये ट्री इस पर पड़ेगा तो क्या ये जीवित रहेगा? नहीं ना। तो इसी तरह से जो अपने पेट एनिमल हो गए हैं, अपने जो हम ह्यूमन बींग्स हो गए और वाइल्ड एनिमल हो गए, ये सभी भी, इनका भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस होता है अर्थक्वेक की वजह से। ओके, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया अपना। देखो, अब सेकंड इफेक्ट भी देखते हैं, इकोनॉमिक लॉस एट द लार्ज स्केल। तो देखो, इकोनॉमिक भी ये जब अर्थक्वेक आ जाती है तब अपना जो आर्थिक दृष्टि से भी हमारा बहुत लॉस हो जाता है। देखो किस तरह से जो अपने इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, जो बहुत खर्च कर अपने जो सरकार गवर्नमेंट है वो बनाती है, एज वेल जो पाइपलाइंस हो गया, जो हम अपने रहने के लिए हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एज वेल एज जो अपने रोड्स होते हैं ना, जो हमने सीमेंट कंक्रीट से उतना पैसा लगा कर बनाए होते हैं गवर्नमेंट ने, एज वेल एज जो रेलवे ट्रैक होती है वो भी अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट।
You are understand? Okay. Third is ecosystems disturbed due to the loss of biodiversity. तो आप बोलेंगे कि ये इकोसिस्टम और ये बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो देखो मैं आपको जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है उसका मीनिंग बता देती हूँ, देन आपको इकोसिस्टम समझा देती हूँ। ओके, तो देखो इस तरह से देखो, जो अपनी बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है, बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग। ओके, जो बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट। ओके, लिविंग। तो देखो हम हमारी जो अर्थ है, जो हम अपनी पृथ्वी है, उस पर क्या एक ही प्रकार के एनिमल रहते हैं क्या? नहीं, नहीं ना। जो देखो आप एक तो देखो जो अपनी पृथ्वी, वहाँ पर एक ही प्रकार के एनिमल तो नहीं रहते, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रहते। एज वेल एज जो प्लांट है वही एक प्रकार का नहीं होते, एक ही प्रकार के नहीं होते। हमने बनाना का ट्री देखा है, बनाना हो गया, अपना मैंगो हो गया, और ऑरेंज हो गया, और सो मेनी ट्रीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, यू कैन आई कैन नॉट टेल अबाउट देम बिकॉज इसकी जो इन्फानाइट होती है, हमको कुछ भी प्लांट की जो स्पेसिस है हमें कुछ पता है और कुछ नहीं पता है, बहुत इन्फानाइट होती है ना। उसी तरह से इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी। और जो इस तरह से एनिमल होते हैं जो जंगल में रहते हैं, ओके, जो अपनी काऊ हो गया, बफेलो हो गया, क्वाट हो गया, एंड टाइगर हो गया, टाइगर, डॉग, सो मेनी एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, तो वो बहुत सारे होते हैं। हम इस तरह एनिमल की डाइवर्सिटी को एनिमल डाइवर्सिटी कहते हैं, और जो प्लांट में जो डाइवर्सिटी होती है उसे प्लांट डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड? तो आपको समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। ओके, तो हम बता देती हूँ कि इकोसिस्टम मतलब क्या होता है। तो देखो इकोसिस्टम मतलब होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, इकोसिस्टम मतलब ये जो फॉरेस्ट है, जो अपने जो फॉरेस्ट होता है वो एक इकोसिस्टम है। जो अपना एक फार्म हो गया, जो अपने खेत होते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो देखो इकोसिस्टम मतलब एक ऐसी कुछ मतलब ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पर एक एनिमल दूसरे पर डिपेंड होता है। तो देखो इस तरह से, ये देखो ये अपना हो गया, जो अपना खेत होता है उसमें जो हरा हरा घास होता है, ये अपना घास हो गया। और जो ये एक इंसेक्ट का नाम है ग्रास हॉपर। ओके, ये ग्रास हॉपर हो गया। ओके, इसको ग्रास हॉपर को खाने वाला ईगल, सॉरी गाइस, यहाँ पर जो ईगल नहीं आएगा, अपना फ्रॉग आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉग आएगा, फ्रॉग। ओके, फ्रॉग आएगा। देन उसके बाद उसको खाने वाला कौन आएगा, स्नेक आएगा। स्नेक को खाने वाला ईगल आएगा। ओके, ईगल आएगा। आफ्टर सम डेज ईगल की डेथ हो जाएगी। ओके, ईगल की डेथ हो जाएगी। ओके, देन उसके डिकम्पोजर बनेंगे, उसका डिकम्पोज हो जाएगा। और जो डिकम्पोज में जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो अपना जो घास होता है, ओके, जो स्मॉल घास होता है उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। कौन, डिकम्पोजर। ओके, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेंगे। तो इस तरह से एक कंटिन्यूटी इस तरह से एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंड रहते हैं। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे चेन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, इसके इकोसिस्टम के बारे में हम इसी क्लास में चैप्टर 18 में डिटेल में स्टडी करेंगे। डोंट वरी अबाउट देम। देखो, तो आपको समझ में आया होगा कि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ओके, जो इकोसिस्टम होती है उसमें एक एनिमल दूसरे पर डिपेंड रहता है। ओके, एक मतलब देखो प्लांट रहेंगे तब ग्रास हॉपर रहेगा तब फ्रॉग रहेगी। फ्रॉग बिकॉज इसका जो प्रे है ये, देखो फ्रॉग, अब जो फ्रॉग होते हैं अपना वो इंसेक्ट वगैरह को खाता है। ओके, जो स्नेक होते हैं वो फ्रॉग को खाते हैं। जो स्नेक होता है उसको ईगल खाती है, और ईगल का आफ्टर सम डेज उसका डेथ हो जाती है। ओके, इस तरह से कंटिन्यूटी ये प्रोसेस चलती रहती है। जब एक एनिमल, देखो ये सपोज समझो कि इंसेक्ट ही अपना इस इकोसिस्टम से चला जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा अर्थक्वेक की या कोई अर्थक्वेक की वजह से, तो क्या फ्रॉग को फूड मिलेगा? नहीं, उसको फूड नहीं मिलेगा तो आफ्टर दे सम डेज उसकी भी डेथ हो जाएगी। और जब स्नेक किसको खाता है? फ्रॉग को खाता है। ओके,
फ्रॉग को अपना फूड बना लेता है। बट आफ्टर सम डेज उस ही आफ्टर सम डेज ही नॉट मीट एनी फूड, देन आफ्टर फ्यू डेज दे कैन डेट। ओके, तो उसको जब अन्नी नहीं मिलेगा तो उसका भी स्नेक की डेट हो जाएगी, और स्नेक की डेट हो जाएगी तो ईगल को भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो उसकी भी डेट हो जाएगी। तो एक सपोज समझो कि एक इकोसिस्टम का एक पार्ट भी, एक चेन में, जो इस चेन में एक भी चला गया तो पूरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, तो अर्थक्वेक की वजह से सपोज समझो कि कोई भी प्लांट हो गई, उसकी स्पेसीज डिस्ट्रॉय हो गई तो पूरी इकोसिस्टम भी बिगड़ जाती है। ओके, पूरी ख़राब हो जाती है। तो यू आर अंडरस्टैंड कि जो अपनी इकोसिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ही इकोसिस्टम जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, डिस्टर्ब हो जाती है। फोर्थ इज डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर स्ट्रीम चेंजेस। ओके, जो अपनी रिवर्स होती है और जो स्ट्रीम होती है, अपने जो झरा वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, उनकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो कैसे, तो देखो। ओके, आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ कि जो रिवर होती है और जो अपना स्ट्रीम होते हैं उनकी डायरेक्शन किस तरह से चेंज होती है। तो देखो, अपनी ये रिवर है, सपोज समझो कि अपनी रिवर है, इस तरह से बह रही है, बट यहाँ पर अचानक से सडनली यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए तो इस तरह से पृथ्वी हिलने लगेगी, है ना। कुछ कहाँ पर तो क्रैक ही जाएगी। तो इस तरह से देखो, इस तरह से यहाँ से ऐसे क्रैक गई। देखो, ये पानी का बहाव है, फ्लो ऑफ वाटर इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, बट यहाँ पर सडनली इन्हीं क्रैक आ जाए। तो 2 मिनट रुक जाओ गाइस, 2 मिनट ओनली एंड ओनली, मुझे कलर चेंज करने दो। तो देखो, यहाँ से इस तरह से इन्हीं क्रैक आ जाए, इस तरह से इन्हीं क्रैक आ जाएगी तो क्या होगा पता है आपको, पता है ना। ये क्रैक आएगा इस तरह से, यहाँ पर ऐसे क्रैक आ जाएगी तो ये पानी कैसे समूर जाएगा, कैसे आगे जाएगा, यहाँ का पानी कैसे आगे जाएगा। तो ये ट्राई करेगा कि जो देखो यहाँ पर जो पानी है वो ट्राई करेगा, ये यहाँ पर जो पानी है वो ट्राई करेगा कि हम इस तरह से अपना वे बना ले, या इस तरह से अपना मार्ग चुन ले, है ना। इस तरह से वो ट्राई करते। इसी की वजह से जो अपने रिवर हो गया और अपने जो स्ट्रीम हो गया, वो अपने जो स्ट्रीम्स होते हैं और रिवर होती है अपनी डायरेक्शन अर्थक्वेक की वजह से चेंज करती है। और जब इनके कांटेक्ट में, मतलब देखो यहाँ पर जो हमने इमेज निकाली थी, इस तरह से ये हो गई अपनी रिवर, इस तरह से, और यहाँ पर आप सपोज समझो कि यहाँ पर आ गया ये अर्थक्वेक पॉइंट है, इसका अर्थक्वेक का ये पॉइंट है, यहाँ पर क्रैक आएगी। तो देखो यहाँ पर क्रैक आएंगी, और यहाँ पर सपोज समझो कि एक विलेज वगैरह कोई तो है, और इसका जब सडनली बहते बहते इसका मार्ग चेंज हो गया, इसका मार्ग जो अपना वाटर का जो फ्लो अप वाटर जो अपना वाटर का फ्लो है वो इस सडनली अर्थक्वेक की वजह से इधर आ गया तो क्या होगा, ये जो अपना गाँव है उसी को पूरा पुल आएगा, उसको इस गांव में फ्लड आ जाएगा। तो इसी की वजह से बहुत जो लॉस होता है अपना, है ना। तो यू आर अंडरस्टैंड अपना जो यू कैन अंडरस्टैंड जो अपना फोर्थ पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम चेंजेस। ओके, तो चलो चलते हैं अगले कंटेंट की ओर। फिफ्थ इज पॉसिबिलिटी ऑफ द फायर इन अ सिटीज इंक्रीजेस। तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो सिटी में ही ये जो फायर की पॉसिबिलिटी क्यों होती है, विलेज में क्यों नहीं। हाँ, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। बिकॉज देखो, जो अपने जो सिटी होती है ना अपनी, उसमें बड़े बड़े पोल होते हैं, बहुत सारे पोल होते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेज में ज़्यादा इस तरह से इलेक्ट्रिक पोल लगाए नहीं होते। बट अपने जो सिटी होती है उसमें मतलब हर रास्ते में बड़े बड़े पोल लगाए होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल लगाए होते हैं, प्रवासी जो अपने ट्रैवल करने वाले प्रवासी होते हैं उनको हेल्प करने के लिए। ओके, तो देखो अर्थक्वेक आती है तब ये पूरी अपनी अर्थ इस तरह से हिलने लगती है। जब हिलने लगती है तो ये जो अपने टेम्पररी पोल होते हैं, है ना, जो पोल अपने अर्थ में जो इस तरह से
गड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे पर अर्थक्वेक आने की वजह से एक दूसरे पर कोलैप्स हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे पर कोलैप्स हो जाएंगे तो इसकी वजह से मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि फायर लग जाए। और भी इसके कांटेक्ट में जो इस तरह से टकरा रहे हैं इसकी वजह से जो फायर जो बर्न हो रही है इनके कांटेक्ट में एनी अनदर सब्सटेंस आ जाए। सपोज समझो कि यहाँ पर जो अपने क्लोथिस वगैरह है, क्लोथिस वगैरह इसके कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होता है वो और तेज़ी से बढ़ने लगेगी। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि पूरी अपनी जो सिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए उसमें। इसीलिए कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू द सिटी, एज़ कम्पेयर टू द विलेज इज़ मोस्ट पॉसिबिलिटी इन द सिटीज टू कम द फायर एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक। ओके, जो अर्थक्वेक के दरमियान जो अपने विलेज होती है उससे ज़्यादा अपने सिटी के लिए सिटी के लिए बहुत डेंजर होती है। ओके, बिकॉज अपनी जो सिटी है उसमें बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल लगाए होते हैं, है ना। तो आपको समझ में है विलेज में क्यों नहीं और अपने जो सिटी है उसमें ज़्यादा इंक्रीज होने फायर है उसकी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी क्यों होती है। ओके, हम अपना देखते हैं 6 पॉइंट। इफ़ द अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ द ओशन, तो देखो अर्थक्वेक अपने बॉटम ऑफ द ओशन, अपना जो ओशन है जो बड़ा बड़ा ओशन होती है उसके कांटेक्ट उसके जो बॉटम में मतलब जो अपने तल उसे थल करते हैं उसके तल में इन्हीं अर्थक्वेक आ जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें उस एरिया में जो भी कोस्टल एरिया है, देखो यहाँ पर इस तरह से मोस्टली कोकोन एरिया रहता है तो यहाँ पर इसे कोकोनट की ट्री है और यहाँ पर कोकोन एरिया में कुछ बसी हुई है। तो देखो इसका इम्पेक्ट कैसे होगा इस पर, तो अर्थक्वेक की वजह से देखो यहाँ पर ये पॉइंट है अपना अर्थक्वेक का। ओके, यहाँ पर अर्थक्वेक का उद्रेक हो गया। सपोज समझो कि यहाँ से अर्थक्वेक ऐसे स्टार्ट हो गई। ओके, अर्थक्वेक इस तरह से स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर जो कोस्टल एरिया होता है इसका भी बहुत इस पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, जो ओशन होता है तो उसमें बहुत, बिकॉज जो ओशन होता है उसमें जो बहुत बड़ी बड़ी लाठी आती है ना, बड़े बड़े वेव्स फॉर्म होते हैं, इसकी वजह से जो वेव होते हैं उस कोस्टल एरिया में जाएंगे, इस तरह से ट्रैवल करेंगे। देखो इस तरह से ट्रैवल करेंगे। ये जो ओशन की जो वेव है इस तरह से इसकी वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो अपना जो कोस्टल एरिया होता है वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अर्थक्वेक ओशन पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है। ओके, ओशन में अर्थक्वेक आना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो यू आर अंडरस्टैंड, इसका भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, मतलब उस कोस्टल एरिया में बहुत बड़ा ये इफेक्ट होता है। तो यू आर अंडरस्टैंड। ओके, जो हम देखते हैं अपना 7th लेवल ऑफ द वाटर टेबलेट चेंजेस। जो वाटर लेवल होती है उसके टेबलेट चेंज होता है तो उसका जो मतलब उसका डायरेक्शन तो चेंज हो जाता है बट उसकी लेवल कहाँ पर हाई हो जाती है कहाँ पर लो हो जाती है। इस तरह से एक कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इफेक्ट हो जाते हैं अर्थक्वेक की इफेक्ट। तो गाइज आपको समझ में आया कि जब अर्थक्वेक किसकी वजह से आती है। ओके, और अर्थक्वेक की इफेक्ट अपने अर्थ पर कहाँ पर दिखाई देती है। तो यू आर अंडरस्टैंड। ओके, तो हम अब देखने वाले हैं कि अर्थक्वेक आती है तब हमें कौन सी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि जब अर्थक्वेक आती है तब क्या हम घर में ही रहते हैं क्या, हमेशा के लिए हम घर ही में रहते क्या, नहीं ना। सो मेनी टाइम you at the home, but sometimes we are out of the home. This time we most important to take the precaution your body and your family. ओके, तो देखो उस समय हमें कौन सी प्रिकॉशन लेना चाहिए जब अर्थक्वेक आ जाती है तब हमें कौन सी प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रिकॉशन टेकन at the time of the earthquake. First is, if you are at the home, then do not get scared and instead of the running here there, stand still at the one place. Either sit down on the floor or below of the bed or any furniture and cover yourself until the moment of the earth stops. If there is no the table or any other shelter,
Then sit in any corner of the room and cover your head by the folding up your hand around it. तो देखो गाइस, जब अर्थक्वेक आती है और हम अपने घर में होंगे तब हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ओके, फर्स्टली तो हमें बिल्कुल भी, जब अर्थक्वेक आती है तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। फर्स्ट जो अपने मन में जो डर होता है कि अर्थक्वेक आएगी तो हम मर जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ भी, तो फर्स्ट ऑल हमें तो डरना नहीं चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। जो होगा सो देखा जाएगा। और सेकंड इज, तो हमें जब अर्थक्वेक आती है तो हमें इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, है ना। हेयर देयर इधर उधर भाग करते नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें एक जगह पर हमें एक जगह पर बैठना चाहिए। और जो अपना हेड है, मतलब जो अपना हेड है और किसी फर्नीचर या बेड के नीचे इस तरह से अपने हाथ से फोल्डिंग करते, इस तरह से अपने हाथ को उसको अपने हेड को फोल्ड करके उसको स्टॉप करना चाहिए। ओके, इस तरह से उसको कवर करना चाहिए। बट हमारे घर पर तो देखो गाइस, हाँ, तो देखो बच्चों की, जब ऐसा नहीं कि हमारे जो कंट्री है और हमारा जो स्टेट है इसमें सभी लोग रिच होंगे। ओके, मोस्टली हमारे इंडिया में एज वेल एज हमारे स्टेट में पुअर भी लोग होते हैं जिनको रहने के लिए कुछ भी शेल्टर वगैरह नहीं होता। ओके, कुछ भी शेल्टर वगैरह नहीं होते, वो आउटसाइड रहते, तो छोड़ो उनकी बात नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि हम स्टूडेंट हैं, हमारे क्लास में जो सभी स्टूडेंट है सभी रिच नहीं है, सभी के पापा कुछ ना कुछ ऐसे जॉब नहीं करते, है ना। कुछ पुअर भी होंगे, तो कोई बात नहीं, पुअर होना कोई गलत बात नहीं, बट खुद को कमज़ोर समझना और कोई एक्शन नहीं लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो, इस समय जब अर्थक्वेक आ जाती है और ऐसे भी लोग होंगे जिनके यहाँ पर कुछ भी ऐसा बेड वगैरह नहीं होगा, कोई फर्नीचर नहीं होगा अपने हेड को कवर करने के लिए, तो हमें एक कॉर्नर पर जाना चाहिए, अपने घर के एक कॉर्नर में जाना चाहिए और अपने हाथ से अपने हेड को फोल्डिंग करना चाहिए। ओके, इस तरह से मतलब उसको कवर करना चाहिए। यू आर अंडरस्टैंड। ओके, यू आर अंडरस्टैंड ना। तो हमें जो हम घर में होंगे तब हमें मतलब हमें क्या करना चाहिए, जब हम घर में होंगे और अर्थक्वेक आएगी तब हमें क्या करना चाहिए, यू अंडरस्टैंड। तो देखो, इस तरह से हमें फर्नीचर के ऊपर, इस तरह से हमें फर्नीचर के नीचे इस तरह से अपने हेड को कवर करना चाहिए। ओके, और हमारे घर में कोई भी ऐसा फर्नीचर वगैरह नहीं होगा तो हमें अपने कॉर्नर में, देखो इस तरह से अपने घर के कॉर्नर में ही अपने हेड को अपने हाथ से फोल्ड करना चाहिए, कवरिंग करना चाहिए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो, हम देखते हैं कि जब अभी हम देखते हैं कि जब अर्थक्वेक आएगी, देखो जब अर्थक्वेक आएगी और हम घर से बाहर होंगे तब हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्टली यार देखो, इफ़ यू आर at in the vehicle or out of the house, then park the vehicle at the safe place and sit inside it. Do not wait near or below tall buildings, trees or the electric poles. तो देखो गाइज, तो देखो, हम जब अर्थक्वेक आती है तो हम अपने हमेशा के लिए हम अपने घर में ही नहीं होंगे, कभी बाहर ही होंगे। तब हमें मोस्टली हम जब भी व्हीकल भी या कोई भी बाइक हो गई या व्हीकल हो गई, बाइक हो गई और कोई भी व्हीकल हम चला रही है, उस समय हमें फर्स्ट ऑल अपने व्हीकल को स्टॉप करना चाहिए। देन उसके बाद हमें स्टॉप करना चाहिए, और जब हमारे पास फोर व्हीलर वगैरह होगी तो हमें उसमें बैठना चाहिए। ओके, और जब हम बाइक लेंगे तो हमें उसको भी स्टॉप करना चाहिए, और हम भी उस पर सिट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट हमें उसको फर्स्ट ऑल स्टॉप करना चाहिए। और ऐसी जगह पर हमें अपने बॉडी को या अपनी व्हीकल को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर जहाँ पर कोई भी टॉल बिल्डिंग नहीं है। ओके, वहाँ पर कोई भी ट्रीज नहीं है और कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है। हमें मतलब ऐसे समय में हमें जो अपनी व्हीकल है उसको
सेप्ट मोस्टली ऐसे ग्राउंड मतलब ऐसे खुले मैदान में जहाँ पर कुछ भी बिल्डिंग वगैरह नहीं है, कोई भी ट्री नहीं है, कुछ भी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है, उस जगह पर उसको रखना चाहिए। और हम कहाँ पर भी जा रहे हैं और हमारे पास कुछ भी व्हीकल नहीं और कुछ और हम सिंगल ही जा रहे हैं, तभी भी हमें कुछ बिल्डिंग के ट्रीज के और ट्री या इलेक्ट्रिक पोल के आसपास नहीं रहना चाहिए। ओके, खुले मैदान में जहाँ पर कोई भी ट्री, कोई भी बिल्डिंग और कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है, वहाँ पर हमें रहना चाहिए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। जब हम घर के बाहर होंगे और कोई भी हम जब घर के बाहर होंगे और हमको पता चला कि अर्थक्वेक आ रही है, तब हमें अपने व्हीकल है हो गई या व्हीकल हो गई, उनको स्टॉप करना चाहिए। और हम चल भी रहे, ओके, बाइसिकल से समझो कि हम चल रहे, साइकिल से समझो हम चल रहे, तो उसको फर्स्ट स्टॉप करना चाहिए। और हमको अपने को ऐसी जगह पर लेना चाहिए जहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है, कोई भी ट्रीज नहीं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो समझ में आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा, है ना। तो चलो देखते हैं कि जब अर्थक्वेक आती है तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जिन पर अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना मतलब दुर्लक्ष्य करना। ओके, अवॉइड करना मतलब क्या होता है? दुर्लक्ष्य करना, ध्यान न देना। ओके, उस समय हमें कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, फर्स्टली इज अवॉइड यूजिंग द लिफ्ट इन द मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स, इंस्टेड यूज ऑफ द स्टेयरकेस। ओके, जब अर्थक्वेक की मूवमेंट वगैरह चल रही है, हमको पता होगा कि अर्थक्वेक आ रही है, तब मोस्टली हमें जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जो बड़े बड़े बिल्डिंग होती है, उसमें जाने के लिए जो लिफ्ट वगैरह यूज की जाती है, उसका यूज नहीं करना है। उसके जगह पर हमें स्टेयरकेस मतलब जो पायरी वगैरह होती है, सीढ़ियाँ होती है, उनका यूज करना चाहिए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? लिफ्ट की वजह से हम जल्दी जा सकते हैं, जल्दी हम जल्दी अपने रूम पर जा सकते हैं। ओके, जल्दी हमें कुछ भी ऑफिस में हो गया और कोई भी काम हो गया, हम जल्दी जाते हैं। जब स्टेयरकेस से जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो भाई देखो भाई, यहाँ पर ऐसी नहीं कि टाइम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, ऐसी कोई बात नहीं, बट एक कंडीशन ऐसी होती है कि हमें खुद की प्रिकॉशन लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ध्यान दो। ओके, हमारे खुद को प्रिकॉशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमें जो लिफ्ट होती है उसका यूज न करते हुए हमें स्टेयरकेस का यूज करना चाहिए। बिकॉज जो लिफ्ट होती है इसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि एक्सीडेंट वगैरह की, जो अर्थक्वेक की कुछ मूवमेंट चल रही थी ना, उसकी वजह से बिल्डिंग वगैरह तो थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं। इसकी वजह से वो भी जो लिफ्ट होती है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से बंधी होती है, तो वो में भी वो कुछ अर्थक्वेक की अटैक की वगैरह से वो कुछ हिल जाए, तो वो तो हमारी डेट भी हो सकती है। उस समय बहुत डेंजर होता है, उस समय तो हमें बिल्कुल भी लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, आपने सुना होगा या देखा होगा कि किस तरह से लिफ्ट में जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो कितने डेंजर होते हैं, है ना। बहुत खतरनाक होते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो इस समय हमें लिफ्ट की ओर तो अवॉइड करना ही चाहिए। ओके, हाँ, और हमें उस समय हमें स्टेयरकेस मतलब जो सीढ़ियाँ होती है उनका यूज करना चाहिए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, तो देखो, सेकंड पॉइंट इज डू नॉट सिट इन द डिस्कम्फर्ट फॉर द लॉन्ग, डू सम द फिजिकल मूवमेंट। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, है ना, जो कहेंगे कि मैम अर्थक्वेक आ गई, अब हम बचेंगे नहीं, हमारा क्या होगा, हम एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑल तो ऐसे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, और हम मरेंगे तो सभी मरेंगे और जीवित रहेंगे तो सभी रहेंगे, है ना। तो देखो, फर्स्ट ऑल तो हमें अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। ओके, डिस्कम्फर्ट मतलब अस्वस्थ, और ज़्यादा समय के लिए ऐसे कोई भी चिंता वगैरह नहीं करना चाहिए। ओके, फ्रीली रहना चाहिए उस समय, और सम फिजिकल मूवमेंट भी शो करना चाहिए। ओके, इस सेकंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हाँ, तो चलो देखते। थर्ड पॉइंट इज आफ्टर द अर्थक्वेक देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फायर, हेंस टू अवॉइड it carefully the switch off of the main electric supply. Do not use the candle, lantern, matchbox, instead use of the torch or battery. Okay,
तो देखो, तो अर्थक्वेक आती है तब मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि फायर वगैरह बर्न वगैरह फायर लग जाए। ओके, ऐसे समय हमें जो हमारे घर में जो मेन स्विच होता है, जो अपना स्विच होता है, और हमारे आप विलेज में रहते हो और सिटी में रहते होंगे, तो जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है उसको फर्स्ट वाला बंद करना चाहिए, स्विच करना चाहिए। ओके, उसको ऑफ करना चाहिए। ओके, देन उसके बाद हमें कैंडल और जो लैटर्न और मैच बॉक्स होती है उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हमें टॉर्च और बैटरी का यूज करना चाहिए। ओके, आपको ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हाँ, आपको डेली ऐसा नहीं कि हम ऐसे पढ़ लेंगे और उनको छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आपको इनको अपने रियल लाइफ में भी यूज करते आना चाहिए। ओके, जब रियल में और आपको अपनी जो सोसाइटी है, जिन लोगों को नहीं पता है कि जब कौन सी चीज़ें कब करना चाहिए, मतलब जब अपनी अर्थक्वेक आती है तब हमें क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए, है ना। जब हम घर में रहेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, और जब हम घर के बाहर होंगे तब हमें क्या करना चाहिए, ये सभी प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, है ना। ये आप सभी बातें अपनी मतलब सोसाइटी में जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता सकते हैं, है ना। तो इस तरह से तो आपको समझ में है। हाँ, तो देखो, हम देखेंगे अभी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस प्रूफ बिल्डिंग। ओके, रूफ बिल्डिंग, the construction whose do not get the damage due to the earth movement up to the certain limit are called the earthquake resistant buildings. To the construct the tall buildings, India Standard Institute has made a some code of the conduct. Buildings are constructed as per the IS 1456, and the earthquake resistance construction are performed as per is 1893 criteria for the earthquake resistant design of the structure, and as the 13920 ductile detaining of the reinforced concrete structure subjected to the seismic forces. Advanced technology is used for the earthquake resistance construction. To get the prior invitations about the earthquake, modern equipment like laser ranging, very long basal, Geiger counter, creep meter, strain meter, tide gauge, tilt meter, volumetric strain gauge etc are used. तो देखो गाइज, तो आप बोलोगे कि ये जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप और मे भी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। तो गाइस देखो, मैं इसके आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, बट देखो ये अर्थक्वेक मतलब रेजिस्टेंस बिल्डिंग इस तरह से बिल्डिंग होती है, इस तरह से जो बिल्डिंग बनाई जाती है जो कि कुछ लिमिट तक, जब अर्थक्वेक की हलचल हो जाए तब नॉर्मल बिल्डिंग भी गिर सकती है। ओके, बट जो ये जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है वो नहीं गिरती है। ओके, उस सर्टेन लिमिट तक हो, और उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो वो भी गिर जाएंगी, वैसी कोई बात नहीं। तो देखो, इस तरह की बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। ओके, तो इस आप बोलोगे कि इस तरह की बिल्डिंग कौन बना लेता है, तो ये तो बनाने के लिए बहुत खर्चा लगेगा। हाँ, तो आपका ये डाउट बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, बिकॉज जब ये इस तरह के बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और बहुत खर्चा आता है। ओके, तो इस तरह की बिल्डिंग जो अपने इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है वो बना देते हैं, और उसके लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा खर्च आता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड, ये हो गई अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी आपको अच्छी तरह से रीड करना है, और जो डेफिनेशन है इसको याद रखना है। ओके, कंसेप्ट क्लियर कर लो, बस हो जाएगा, बिकॉज साइंस में कंसेप्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जो आपको कंसेप्ट आएंगी ना, तब आप
एग्जैक्टली वैसे लिखनी तो पड़ती है डेफिनेशन, ऐसी कोई बात नहीं, बट आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट आता है, थोड़ा सा मतलब पूरा आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप पेपर में अपना धमाल दिखा दूँगी, हाँ ना। तो देखो हम अपने इस कंटेंट की ओर आते हैं कि जो मतलब प्रायर इन्विटेशन देने के लिए, जब देखो कि अर्थक्वेक आती है ना, जब अर्थक्वेक आती है गाइस, देखो जब अर्थक्वेक आती है तो हमें पता होना चाहिए कि देखो आपको पता है कि अर्थक्वेक आ रही है, ओके, आपको क्या पता है कि अर्थक्वेक आ रही है, समझो कि ये अर्थक्वेक का मेन पॉइंट है, ओके, हम उसे क्या कहते हैं, एपी सेंटर, ओके, एपी सेंटर कहते हैं, ओके, इसको हमने अगले लेक्चर में देखा था ना, हाँ, तो अपना ये एपी सेंटर हो गया, ओके, और ये अपना सिटी, सपोज समझो कि ये, रुको 2 मिनट, ओके, ये अपनी सिटी, समझो कि ये अपनी सिटी, ओके, तो इस अर्थक्वेक के, जो अर्थक्वेक की ये वेव है, इस तरह की वेव है, अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे हमारे सिटी में कब तक आती है, कब तक आ सकती है, और हम आते हैं तो जब आएगी तो हम किस तरह से अपनी मूवमेंट शो करेंगे, और किस तरह से अपनी पार्टी को और अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को किस तरह की उनकी सेवा करेंगे, ओके, उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ की जाती है कि हमें पता होना चाहिए ना कि अर्थक्वेक कब तक हमारे यहाँ तक आ सकती है, हमारी सिटी में आ सकती है। इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज की जाती है, उनकी कुछ लिस्ट दी हुई है, देखो यहाँ पर उनकी कुछ लिस्ट दी हुई है, देखो लॉन्ग बेसलाइन हो गया, ग्रीगर काउंटर हो गया, क्रिप मीटर हो गया, स्ट्रेन मीटर हो गया, टाइड गॉज हो गया, टिल्ट मीटर हो गया, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज हो गया। इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट है वो यूज किए जाते हैं, किसके लिए, प्रायर इमिटेशन अबाउट द अर्थक्वेक की जो जो अपनी प्रायर इमिटेशन होती है उनको निकालने के लिए इस तरह के कुछ इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। हाँ, तो गाइस कैसा था आज का सेशन, हाँ, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो क्या करो, आपको कोई भी डाउट है, ओके, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेशन में इजीली पूछ सकते हो, ओके, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, ओके, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, सी यू अगेन।